हाय बच्चों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मिशन मेट्योर्स। और आज से काइनेमेटिक्स की शुरुआत हो रही है। तो आज वन शॉट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 1D मोशन। 1D मोशन को वन शॉट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों 1D मोशन जो होता है वो काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है इसको समझते हैं। काइनेमेटिक्स बच्चों, काइन मतलब होता है मोशन और मैटिक्स मतलब होता है मैथ्स, मतलब मोशन का मैथमेटिक्स। अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसके लिए जो हम कैलकुलेशन करेंगे, जो हम मैथ्स लगाएंगे, वो काइनेमेटिक्स है। समझ में आया? कोई भी पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है या कोई मोशन हो रहा है तो उसके लिए जो हम कैलकुलेशन करेंगे, जो मैथ्स लगाएंगे, वो काइनेमेटिक्स है। तो बच्चों मोशन कितने तरह के होते हैं पहले ये समझते हैं। तो कोई भी पार्टिकल 1D मोशन कर सकता है या फिर 2D मोशन कर सकता है या 3D मोशन कर सकता है। इस तीनों को थोड़ा थोड़ा समझते हैं, फिर आगे इस पे लेक्चर्स भी बनेंगे। तो 1D मोशन क्या होता है? जैसे ये x डायरेक्शन है एंड दिस इज y डायरेक्शन एंड दिस इज z डायरेक्शन। z डायरेक्शन किधर है बच्चों? आपकी तरफ, ठीक है? उसको मैंने ऐसे दिखाया। अगर वो बच्चों कोई पार्टिकल x डायरेक्शन में चल रहा है या फिर y डायरेक्शन में चल रहा है या फिर वो z डायरेक्शन में चल रहा है, किसी एक ही डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो रहा है। किसी पार्टिकल का मोशन अगर किसी एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, चाहे वो x एक्सिस की तरफ हो, चाहे y एक्सिस की तरफ हो या फिर z एक्सिस की तरफ हो, वैसे मोशन को बच्चों हम बोलेंगे 1D मोशन। 1D मोशन मतलब एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। जैसे आपने बॉल को ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंका मतलब y डायरेक्शन में वो ऊपर की तरफ जा रहा है और सीधा नीचे आया, ठीक है? तो उसमें जो वेरिएबल्स है वो सारे एक ही डायरेक्शन में है, तो वैसे मोशन को हम बोलेंगे 1D मोशन। वेरिएबल्स क्या होते हैं इसके बाद हम लोग समझेंगे। तो उसको बोलेंगे बच्चों 1D मोशन। इसको हम लोग लीनियर मोशन भी बोलते हैं या फिर रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। ये दोनों में से दोनों आपको देखने को मिल सकते हैं। अब 2D मोशन क्या होता है? तो 2D मोशन के एग्जांपल होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर सर्कुलर मोशन, इस तरह के एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे 2D में। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है बच्चों? जैसे ये ग्राउंड है, सपोज एक्स एक्सिस एक ग्राउंड है, यहां पे आपने ऑरिजिन पे थीटा एंगल पे एक बॉल को फेंका, बॉल को आपने ऐसे फेंका, तो बॉल कैसे जाएगा बच्चों? बॉल का मोशन ऐसा होगा। तो ये जो मोशन है बच्चों, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो बॉल इनिशियली कहां था? ऑरिजिन पे था। सपोज यहां पे हम देख रहे हैं आफ्टर टी टाइम, तो बॉल यहां पे पहुंचा, इसका मतलब है कि उसका मूवमेंट एक्स डायरेक्शन में भी हुआ और वाई डायरेक्शन में भी हुआ, तभी तो ये ऊपर गया। एक्स डायरेक्शन में भी हुआ और वाई डायरेक्शन में हुआ, तभी ये ऊपर पहुंचा। तो ऐसे मोशन जो दो डायरेक्शन में हो रहे हैं, जैसे एक्स एक्सिस और वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो दो डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहे हैं, वैसे मोशन को हम बोलेंगे बच्चों 2D मोशन। सर्कुलर मोशन भी इसका एक एग्जांपल है। अगर एक सर्कल बना ले, सर्कुलर में एक हो रहा है, तो वो दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो वैसे मोशन को हम बोलेंगे बच्चों 2D मोशन, ठीक है? अब 3D मोशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है? वैसे मोशन जो तीनों डायमेंशन में हो रहे हैं, जैसे एक्स में भी हो रहा है, वाई में भी हो रहा है और जेड में भी हो रहा है। जैसे एक रूम में एक गैस का मॉलिक्यूल ले लो। अब गैस का मॉलिक्यूल कभी यहां है, कभी वहां है, कभी वहां है, कभी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, कभी वाई एक्सिस के लॉन्ग है, कभी जेड एक्सिस के लॉन्ग है, तो तीनों एक्सिस के लॉन्ग उसका मोशन हो रहा है। तो वैसे मोशन को हम बोलेंगे बच्चों 3D मोशन। इसके एग्जांपल में आ जाएगा मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बच्चों केमिस्ट्री में, और इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं 1D मोशन को, जिसके अंदर ग्रेविटी अंडर मोशन भी हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो 2D मोशन पे होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। उसका भी वन शॉट वीडियो बनाऊंगा और कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों? तो शुरू करते हैं आप काइनेमेटिक्स का 1D मोशन। अब बच्चों जैसा ये मैंने बताया कि मोशन का मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। उसी तरह 1D मोशन में भी वेरिएबल्स होंगे, तो उन सारे वेरिएबल्स को देख लेते हैं।
अब 1D मोशन में जो वेरिएबल्स हैं बच्चों वो है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। पहले इनको समझते हैं, फिर नेक्स्ट वेरिएबल्स पे हम लोग आएंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सपोज दिस इज इनिशियल पॉइंट, ए इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन या इनिशियल पॉइंट आप बोल दो, इनिशियल पोजीशन, ठीक है, और बी फाइनल पोजीशन है। क्या मैं बोल रहा हूं बताता हूं आगे। सपोज ए से बी तक आपको जाना है, तो आप कैसे जा सकते हो? आप ऐसे जा सकते हो सकता है आप यहां से यहां आओगे, फिर यहां आओगे, फिर यहां आओगे, फिर यहां जाओगे, ऐसे भी जा सकते हो। या फिर बच्चों आप ऐसे जा सकते हो, या फिर आप एक डायरेक्ट यहां से यहां जा सकते हो। सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है ए से बी के बीच में? दिस वन। ये सब कितने हैं? ये सब लॉन्ग वाले हैं, ठीक है। तो ये सबको बोला गया बच्चों डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस हैं, ये सारे जो हैं वो डिस्टेंस हैं, और इसको बोला गया डिस्प्लेसमेंट। अब समझते हैं बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। ए इनिशियल पोजीशन है, बी फाइनल पोजीशन है, और ए से बी तक जाने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे शॉर्टेस्ट, वर्ड पे ध्यान देना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और बाकी जितने भी वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो सब होंगे डिस्टेंस, वो सारे लेंथ जो होंगे वो डिस्टेंस होंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो इसको बोलेंगे बच्चों डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट वर्ड पे ध्यान देना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, मतलब फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। समझ में आई बात? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि ए से बी तक जाने का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ये होगा। तो इसको बोलेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैंने यहां वर्ड क्या लगाया? फ्रॉम। फ्रॉम का क्या मतलब है कि इनिशियल पोजीशन से ये फाइनल पोजीशन की तरफ होगा, मतलब इसमें डायरेक्शन होता है। तो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है बच्चों? उसमें डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। तो बच्चों ए से बी की तरफ जा रहा है तो डायरेक्शन भी है, किधर से किधर? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ, ठीक है। ये इसका डायरेक्शन हुआ इनिशियल से फाइनल की तरफ, ठीक है बच्चों। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। समझ में आ गई बात? अब डिस्टेंस क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, अभी नोट कर लिया आपने। अब इसको मैंने नाम दे दिया बच्चों डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होता है बच्चों कंप्लीट लेंथ ऑफ path traveled by a particle या body, particle और body irrespective of directions। बोल क्या रहा है बच्चों कि कंप्लीट लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल और बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का मतलब होता है कि फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, बट डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है। सो दिस इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं? जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो इसमें क्या होगा बच्चों? मैग्नीट्यूड होगा। और इसमें मैग्नीट्यूड क्या होगा? कंप्लीट लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल और बॉडी। एक कंप्लीट लेंथ, जैसे ए से बी तक जाने का अगर ये लेंथ है तो ये कंप्लीट लेंथ जो होगा वही डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, पॉइंट ए ये है इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है, फाइनल पोजीशन।
अगर ये ऐसे गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस होगा, आप इसको ऐड करोगे प्लस इसको ऐड करोगे तो ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अगर पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी ये है, एक आदमी यहां से चलना शुरू किया और पॉइंट बी पहुंचा, ध्यान देना, ए से पॉइंट बी पहुंचा, फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ वापस आ गया। ठीक है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ और डिस्टेंस क्या हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे हुआ बच्चों, बताओ, डिस्टेंस। तो ये इसका फाइनल पोजीशन भी यही है और इनिशियल पोजीशन भी यही है, क्योंकि ये यहां से यहां गया और वापस फिर यहां पे आ गया, तो इसका फाइनल भी यही है और इनिशियल भी यही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। ठीक है, डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ ए से बी गया और बी से ए आया, तो डिस्टेंस हो गया बच्चों 2 इंटू ए बी का जो डिस्टेंस है वही हो गया। ठीक है, अब समझ में आ गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। तो डिस्टेंस होता है बच्चों कंप्लीट लेंथ ऑफ पाथ जो ट्रैवल किया गया पार्टिकल के थ्रू और बॉडी के थ्रू। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। उसमें एक डायरेक्शन होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक वेरिएबल हुआ बच्चों। वेलोसिटी और दूसरा स्पीड, ये बच्चों दूसरे वेरिएबल्स है, इनको समझते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो वेलोसिटी जो है बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। क्या मैं बोल रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं। और स्पीड क्या है? वो रिलेटेड है डिस्टेंस से, रिलेटेड टू डिस्टेंस। जब भी स्पीड की बात आ रही है बच्चों तो हमेशा डिस्टेंस के बारे में सोचोगे, जब भी वेलोसिटी की बात हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचोगे, डिस्टेंस। अब बच्चों वेलोसिटी होता क्या है? तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड क्या होता है? तो ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बच्चों देखो यहां पे मैंने टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं लगाया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर कोई सपोज ए से बी गया, ये ए है, बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से ई गया, तो डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ए से ई की तरफ। ठीक है, डिस्टेंस पूछेगा तो क्या है बच्चों? ए से बी, ये सबको ऐड कर देना है आपको, तो वो होगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, ये बता चुका हूं पीछे, तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अब वेलोसिटी जो होते हैं बच्चों वो दो तरह के होते हैं। ये जो वेलोसिटी है ये दो तरह का होता है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी तरह बच्चों स्पीड भी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एवरेज स्पीड, एवीजी लिख रहा हूं, ठीक है, एवरेज स्पीड, और इंस्टेंटेनियस। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों के बीच में फर्क क्या है ये समझा देता हूं। तो एवरेज वेलोसिटी होता है बच्चों एक लंबे अंतराल की बात हो रही है, मतलब इन दोनों में जो फर्क होगा वो टाइम का ही फर्क है। क्या मैं बोल रहा हूं? इन दोनों में जो फर्क होगा वो टाइम का फर्क होगा। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये जो टाइम है, अगर ये टाइम यहां पे लॉन्ग ड्यूरेशन है, एक लंबे अंतराल की बात हो रही है कि इस लंबे अंतराल में वेलोसिटी क्या थी, तो उस वेलोसिटी को बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। अगर आपसे बोलता है कि किसी क्षण पर, मतलब किसी क्षण का मतलब है कि किसी पार्टिकुलर टाइम पर उस समय वेलोसिटी क्या थी, तो उस वेलोसिटी को बोलेंगे बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बच्चों वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर टाइम,
अगर टाइम एक लंबे अंतराल की बात हो रही है तो वो वेलोसिटी कौन सी होगी? एवरेज वेलोसिटी। और अगर किसी क्षण की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, तो वो वेलोसिटी होगी इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। समझ में आया बच्चों? सेम उसी तरह अगर एवरेज स्पीड की बात हो रही है तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर टाइम, ये टाइम जो है लंबे अंतराल की बात हो रही है तो वो एवरेज स्पीड है। अगर किसी क्षण की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे हो रही है बात, तो वो इंस्टैन्टेनियस स्पीड है। ठीक है बच्चों? तो अगर ये टाइम जो होगा वो एक लंबा ड्यूरेशन होगा तो एवरेज वेलोसिटी में मैं क्या लिख सकता हूं? टाइम की जगह डेल टी। ठीक है, t2 माइनस टी वन, तो डेल टी लिख सकता हूं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? तो ये डेल एस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। उसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब किसी क्षण की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, इसका मतलब है कि डेल टी जो है वो बहुत छोटा है, किसी छोटे टाइम के लिए बात हो रही है बच्चों, तो ये डेल टी क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। बहुत छोटा को कैसे लिखते हैं? डी टी लिखते हैं। और अगर बहुत छोटा टाइम होगा तो क्या डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो भी बहुत छोटा होगा? यस होगा, तो उसको लिख सकते हैं डी एस। क्योंकि टाइम बहुत छोटा है तो डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होगा। तो बच्चों वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर टाइम बड़ा है तो एवरेज वेलोसिटी होगा डेल एस अपॉन डेल टी। अगर टाइम बहुत छोटा है तो उसको dt लिख सकते हैं, इसलिए उसको ds लिखेंगे, तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आ गया बच्चों? उसी तरह स्पीड में टोटल डिस्टेंस है, तो क्या टोटल डिस्टेंस अपॉन, अगर इसको सपोज हम लिख रहे हैं x, तो डेल x अपॉन डेल टी हो जाएगा। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा बच्चों? dx अपॉन dt। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो क्या मैं वेलोसिटी को ऐसे लिख सकता हूं? वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ये बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड दिस इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है बच्चों वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी का रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट के साथ और स्पीड का डायरेक्ट रिलेशन है डिस्टेंस के साथ। समझ में आ गया बच्चों? अगर आपसे पूछता है बच्चों कि वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, दिस इज वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। वेक्टर फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको मैंने ऑलरेडी वेक्टर में पढ़ा चुका हूं आपको कि कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है। सपोज कार्टेशियन फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ है वेक्टर। अगर आपसे पूछता है कि इसका स्पीड कितना है बताओ, तो स्पीड पूछ रहा है, इसका क्या मतलब है बच्चों? कि वो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। स्पीड की जब भी बात करेंगे हम तो हमारे दिमाग में आना चाहिए मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन की बात कब आएगी? जब वेलोसिटी आपसे पूछा जाए, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। इसका स्पीड पूछ रहा है आपसे, इस वेलोसिटी का स्पीड अगर पूछ दिया तो आप तुरंत आपके दिमाग में इंडिकेशन आना चाहिए कि स्पीड पूछ रहा है, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो ये इसका स्पीड होगा। ठीक है, इस तरह स्पीड निकल के आ गया बच्चों इस वेक्टर क्वांटिटी का। तो ये हुआ बच्चों वेलोसिटी और ये हुआ स्पीड। अब उसी तरह नया जो वेरिएबल है, इसके बाद जो वेरिएबल है उसको पढ़ते हैं। अब जैसे वेलोसिटी था बच्चों, तो वेलोसिटी से रिलेटेड एक्सेलरेशन है। अब बच्चों नेक्स्ट वेरिएबल जो है वो एक्सेलरेशन है। उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं जो हमारे पास फॉर्मूला अभी हमने निकाल के लाया, उसको हम एक जगह नोट कर लेते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे डेरिवेशन में यूज होने वाले हैं। तो लिख लो यहां पे। तो V एवरेज आया था बच्चों डेल एस अपॉन डेल टी। V वेक्टर क्वांटिटी है, डेल एस वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। फिर V इंस्टेंटेनियस का आया था बच्चों ds अपॉन dt। V वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? V dt इज इक्वल टू ds। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, इसको इधर ले गया फिर इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, तो ये हो गया बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ V dt इज इक्वल टू s। ये फॉर्मूला हमेशा करेक्ट है, दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज करेक्ट। ठीक है, अब पढ़ते हैं बच्चों एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
इज एक्सेलरेशन। अब बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो बच्चों एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है और रेट ऑफ चेंज मतलब चेंज इन वेलोसिटी लिख दो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही हो गया बच्चों एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो होते हैं बच्चों वो भी दो तरह के होते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, एसीसी पूरा नहीं लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन का स्पेलिंग ये है, ये आर है, ये आर है। ठीक है, अब बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक लंबे अंतराल की बात हो रही है, एक लंबे टाइम की बात हो रही है। तो यहां जो चेंज इन टाइम है बच्चों वो एक लंबा अंतराल है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं T2 माइनस T1, और ऊपर क्या है चेंज इन वेलोसिटी, तो V2 माइनस V1। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। तो ये क्या हुआ बच्चों, डेल V अपॉन डेल T। डेल कब लगाते हैं बच्चों, जब एक लंबे की बात हो, लंबे अंतराल की बात हो। यहां पे देखो चेंज वेलोसिटी का हो रहा है, लंबा वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा है, डिफरेंस जो है ज्यादा है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, जब एक किसी क्षण की बात होगी, किसी बहुत छोटे टाइम की बात होगी, तो डेल टी क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा और ये dv हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt। अब इसको इधर ले गए बच्चों, a dt इंटीग्रेशन कर दिया, dt को इधर ले गए, a dt हो गया, dv हो गया, दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये हो गया बच्चों a dt इज इक्वल टू v वेलोसिटी। ये फॉर्मूला हमेशा करेक्ट है, जिस तरह ये फॉर्मूला हमेशा करेक्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, उसी तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए ये फॉर्मूला आप कभी भी लगा सकते हो। ये फॉर्मूला 100% करेक्ट है और ये फॉर्मूला 100% करेक्ट है, इसको आप कभी भी यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये हुए हमें सारे वेरिएबल्स, समझ में आया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको समझ लो। ये फॉर्मूला सारे आपको याद होने चाहिए, आगे मैं इससे डेरिवेशन भी करने वाला हूं कुछ। अगर आपसे बोलता है बच्चों कि वेलोसिटी 0 है, तो क्या एक्सेलरेशन 0 होगा? जरूरी नहीं है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। इफ द वेलोसिटी इज 0 डज नॉट मीन एक्सेलरेशन विल बी 0। ठीक है, यह बात को हमेशा ध्यान रखना। बताऊंगा आगे, जब ग्राफ समझाऊंगा तो समझ में आएगा ये चीज। ठीक है, बॉडी रेस्ट में है, ये सारे पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ बॉडी इज इन रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो इसका क्या मतलब है, वो क्या निकालेंगे हम देखते हैं। जब भी बोल रहा है बच्चों की बॉडी रेस्ट पे है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी 0 है, उसका वेलोसिटी जो है वो 0 है, उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है। बट इसका यह मतलब नहीं है कि एक्सेलरेशन भी 0 होगा। बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि बॉडी इन रेस्ट का मतलब समझ लेते हैं कि एक्सेलरेशन भी 0 होगा। नहीं, कोई बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मतलब है कि उसका वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 होगा तो क्या उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं होगा। ठीक है, फील ले रहे हैं बच्चों कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसका फील लेते हैं। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ वेलोसिटी और ये हुआ एक्सेलरेशन। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट किसके कारण होता है बच्चों? तो ये वेलोसिटी के चलते होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन के चलते नहीं होता है। अगर किसी सपोज ये कोई बॉल है, इसको आपने ऊपर की तरफ फेंका, v वेलोसिटी से फेंका, अगर इसमें वेलोसिटी है तभी उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। फील लो, फील कि ये बॉल को हमने फेंका v वेलोसिटी से, तो अगर इसमें कोई वेलोसिटी है तभी उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। उसका डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जब उसमें वेलोसिटी है। ठीक है,
अब वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ये जो v है, वेलोसिटी तभी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, वो डिपेंड करता है ए पे। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन मैंने क्या बताया था बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं? जो वेलोसिटी का चेंजेस है, अगर वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, सपोज आपने v वेलोसिटी से ऐसे फेंका, सपोज मान लो, ऐसा होता नहीं है, सपोज आपने v वेलोसिटी से फेंका और v वेलोसिटी ही है कंटिन्यूअस, ठीक है, कुछ ऐसा प्रोपेलिंग इसमें लगा दिया कि इसका वेलोसिटी हमेशा v है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो क्या एक्सेलरेशन वहां पे है? नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो अगर वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो है। वेलोसिटी को कौन चेंज करेगा? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को कौन चेंज करेगा? एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट को कौन चेंज करेगा? वेलोसिटी। फील लो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी चेंज करेगा, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन चेंज करेगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट को चेंज करेगा एक्सेलरेशन, नहीं, डिस्प्लेसमेंट के चेंज के लिए वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है और वेलोसिटी के चेंज के लिए एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है। आप ऐसा नहीं करना कि डिस्प्लेसमेंट के चेंज के लिए एक्सेलरेशन को रिस्पॉन्सिबल मानना, नहीं। तो यही यहां पे मैं समझाना चाह रहा था बच्चों कि इफ बॉडी इज इन रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब है वेलोसिटी जीरो है। इट डजंट मीन कि एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। इस पे इससे इसका रिलेशन है, वेलोसिटी से इसका रिलेशन है, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आप पूछोगे तो उसका वेलोसिटी से। तो बॉडी रेस्ट में है, इसका क्या मतलब है कि उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? उसका डायरेक्ट रिलेशन वेलोसिटी से है। तो वेलोसिटी इस समय जीरो है। ठीक है, वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब ये नहीं कि ये जीरो होगा। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं हो रहा है, अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली जीरो है, अगर कोई बॉडी ऐसे, जैसे सपोज ये बॉल आप फेंकते हो, तो होता क्या है बच्चों, ये बॉल ऊपर की तरफ गया और यहां से जाते 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 यहां से फिर यहां पे आके गिरना शुरू हो जाता है, ऐसे गिरना शुरू हो जाता है। तो यहां पे पहुंच के उसका वेलोसिटी क्या होता है? जीरो हो जाता है। तभी तो आगे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाया, आगे डिस्प्लेसमेंट, इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वेलोसिटी वहां जीरो हो गई। लेकिन एक्सेलरेशन इसमें है, एक्सेलरेशन जो है इसमें है, तभी तो वो फिर वेलोसिटी नीचे गेन कर लिया, और नीचे गेन कर लिया वेलोसिटी, और फिर वो नीचे आने लगा। तो नीचे आने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए, डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो एक्सेलरेशन। समझ में आ गई बात? अगर डिस्प्लेसमेंट को कोई चेंज कर रहा है तो वो वेलोसिटी चेंज कर रही है, और वेलोसिटी को अगर कोई चेंज कर रहा है तो वो एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है। कंफ्यूज नहीं होना कि डिस्प्लेसमेंट को कोई चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो एक्सेलरेशन है, नहीं, डिस्प्लेसमेंट को चेंज करने के लिए वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ गया होगा होप। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों, ग्राफ। ग्राफ, सबसे पहला ग्राफ पढ़ेंगे बच्चों एस वर्सेस टी ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टी ग्राफ। सपोज दिस इज टी एंड दिस इज एस। ठीक है, ऐसे ही ग्राफ बनाता जाऊंगा, देखते जाना। ऐसे ग्राफ है, दिस इज टी, दिस इज एस, ग्राफ ऐसे, दिस इज टी, दिस इज एस, ग्राफ ऐसे, दिस इज टी, दिस इज एस, ग्राफ ऐसे। ऐसे ग्राफ है, दिस इज एस, दिस इज टी। इस तरह के एस वर्सेस टी ग्राफ हैं। तो इसका मतलब निकालते हैं बच्चों। अब देखो, ये एस है वाई एक्सिस पे और ये टी है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब ds बाई डी टी क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी, बताया था मैंने, और ये रिलेशन हमेशा सही है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? ds बाई डी टी का क्या मतलब है कि ds जो ग्राफ है, ये ग्राफ है, इसका जो स्लोप है वही वेलोसिटी है। मैंने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन के क्लास में बता दिया आपको, बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास देखो,
उसमें डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है वो मैंने बताया हुआ है। तो बच्चों वेलोसिटी होता है ds अपॉन dt। तो इसका जो स्लोप है, ये जो ग्राफ है, इसका स्लोप जो होगा वही वेलोसिटी होगी। ठीक है बच्चों, तो यहां देखो स्लोप क्या होगा, स्लोप, तो स्लोप क्या होता है बच्चों, ये जो ग्राफ का tan थीटा जो होगा वही स्लोप होता है, बताया था मैंने। तो इसका स्लोप देखो 0 होगा, tan थीटा 0 होगा, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाएगा, 0 बनाएगा, ये सारे। और यहां पे डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वेलोसिटी 0 है। तो यहां से निकला बच्चों की वेलोसिटी इज 0। ठीक है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अब वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। देखो यहां भी वही 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, इस पॉइंट पे भी 0 है, इस पॉइंट पे भी 0 है, इस पॉइंट पे भी 0 है, मतलब वेलोसिटी का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होता था बच्चों, यहां लिख लो, वेलोसिटी होता था ds अपॉन dt और एक्सेलरेशन होता था dv अपॉन dt। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, तो यहां एक्सेलरेशन हो गया बच्चों 0। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उसका रिलेशन किससे होता है, वेलोसिटी से। देख लो वेलोसिटी 0 है, और वेलोसिटी जो होता है वो भी कॉन्स्टेंटली 0 है। देखो यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, फील आया। अब यहां देखते हैं, यहां पे देखो बच्चों, यहां पे एंगल थीटा, स्लोप ले रहे हैं इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे लिया, ये भी थीटा, इस पॉइंट पे ये भी थीटा, सारे थीटा सेम है। इसका मतलब है कि tan थीटा जो है वो कांस्टेंट है। अगर ds बाई dt v जो होता है वो tan थीटा होगा। अगर tan थीटा कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यहां पे वेलोसिटी 0 नहीं है बच्चों, यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहां पे वेलोसिटी 0 था। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, यहां भी थीटा, यहां tan थीटा की जो वैल्यू है वही यहां पे भी है, वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन 0 है। वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं इसलिए एक्सेलरेशन इज 0। देखो डिस्प्लेसमेंट यहां हो रहा था, यहां डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कंटिन्यूअस, टाइम के साथ s कितना है, सपोज इस टाइम पे यहां s है ये, फिर इस टाइम पे यहां है s। तो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी उसमें वेलोसिटी है तभी तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट किस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को कौन करा रहा है, वेलोसिटी। बट वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी को कौन चेंज कर सकता है, एक्सेलरेशन। लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को चेंज करने वाला वेलोसिटी होता है और वेलोसिटी को चेंज करने वाला एक्सेलरेशन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा था इसलिए यहां पे वेलोसिटी है, लेकिन वेलोसिटी को चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहां चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी, इसलिए एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि उसको चेंज करने वाला रिस्पॉन्सिबल एक्सेलरेशन है। ठीक है बच्चों, यहां पे ऐसा हुआ। इसमें देखते हैं, तो यहां पे देखो, यहां पे स्लोप लो, यहां पे स्लोप लो, यहां पे स्लोप लो, ये सब यही एंगल है, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं, मैंने बताया था ऑलरेडी। तो यहां पे बच्चों वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। बट एक चीज देखो कि थीटा की वैल्यू जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस क्वाड्रेंट में आ रहा है। ऑल पॉजिटिव ऐड शुगर टू कॉफी, बताया था मैंने ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स में। तो यहां पे साइन पॉजिटिव होता है, tan क्या होता है, नेगेटिव होता है इसमें, tan इज नेगेटिव, tan थीटा इसमें नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है बच्चों, तो ये थीटा जो है वो नेगेटिव है। अगर मैं यहां पे ds बाई dt निकालूं, यही आएगा tan थीटा, जो वेलोसिटी होगा tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव। तो बच्चों वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है। अब बच्चों एक चीज देखो कि ये tan थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को कम कर रहा है। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट ये, यहां पर डिस्प्लेसमेंट ये, यहां पर डिस्प्लेसमेंट ये, यहां पर डिस्प्लेसमेंट ये। इसका क्या मतलब है बच्चों कि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है।
देखो यहां भी नेगेटिव आ रहा है, tan थीटा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, तो यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ और इन अपोजिट डायरेक्शन हुआ, नेगेटिव आ रहा है। जिधर हमने लिया था डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, इसीलिए वो डिस्प्लेसमेंट को कम करता जा रहा है, देखो कम होता जा रहा है। अब एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो देखो वेलोसिटी हमेशा tan थीटा की जो वैल्यू है, tan थीटा की जो वैल्यू है वो क्या चेंज कर रही है? नहीं चेंज कर रही है। जो यहां पे tan थीटा की वैल्यू है, यहां पे tan थीटा की वैल्यू, यहां की tan थीटा की वैल्यू सब सेम है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt होता है। तो dv/dt होता है बच्चों, तो v चेंज ही नहीं कर रहा है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। dv जीरो हो गया वहां, तो एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है। अब यहां पे समझ लेते हैं, यहां पे देखो इस पॉइंट पे ले रहे हैं थीटा, इस पॉइंट पे ले रहे हैं ये थीटा, इस पॉइंट पे ले रहे हैं ये थीटा, ठीक है। ये थीटा है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, थीटा 2। अब बच्चों एक चीज नोटिस करो कि tan थीटा जो होता है उसमें थीटा अगर 0 से 90 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो भी 0 से 1 की तरफ अप्रोच करेगी। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है 0 से 90 के बीच में, वैसे वैसे tan थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं बच्चों, तो v क्या है? ds/dt, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी क्या होगी? ये tan थीटा, तो tan थीटा क्या है? बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। इस बार वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। ये बात तो आ गई समझ में। यहां पे जैसे देखो, यहां पे एक्सेलरेशन जीरो था, यहां पे एक्सेलरेशन जीरो था, यहां पे एक्सेलरेशन जीरो था, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट थी हर जगह। बट यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यहां पे tan थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। समझ में आ गई बात? और वेलोसिटी जो है वो tan थीटा की वैल्यू होगी। वेलोसिटी देखो इंक्रीज कर रहा है, tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, 0 से 1 की तरफ जा रही है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। वेलोसिटी को कौन बढ़ाता है? एक्सेलरेशन। कम कौन करता है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। अब यहां पे एक नया टर्म आपको समझाता हूं बच्चों। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, नेगेटिव कहने का मतलब क्या है? वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो। नेगेटिव कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे लिख लो इसको, इफ एक्सेलरेशन इज एन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो उसको बोलेंगे रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होगा कि अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी को वो कम कर रहा है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है उसको कम कर रहा है, ठीक है। उसके साथ रहेगा तो वेलोसिटी को बढ़ाता चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी यहां पे देखो जिस डायरेक्शन में है उसी तरफ एक्सेलरेशन। वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, ठीक है बच्चों। यहां समझते हैं, यहां वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब बच्चों इसमें देख लेते हैं, इसमें देखो यहां पे टेंजेंट लिया, यहां पे टेंजेंट लिया, यहां पे टेंजेंट लिया, तो ये हुआ थीटा, ये हुआ थीटा 1, ये हुआ थीटा 2। अब बच्चों यहां पे नोटिस करो, यहां पे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट गिर रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसका मतलब है कि नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होगा? आपका tan थीटा है। देखो tan थीटा नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी, ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट है, थीटा, थीटा 1, थीटा 2 ऑलरेडी बता चुका हूं मैं बेसिक मैथमेटिक्स में। तो यहां पे tan जो है नेगेटिव है, tan जो है बच्चों tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट वाला है। तो यहां पे जब नेगेटिव है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है। tan थीटा ही वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी जो है बच्चों वो नेगेटिव है, ठीक है। पता चला यहां पे क्या था? वेलोसिटी पॉजिटिव था, देखो पॉजिटिव। यहां पे tan थीटा में वेलोसिटी नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन देखो बच्चों वेलोसिटी को नेगेटिव में ही बढ़ा रहा है। ये देखो पहले थीटा था,
फिर थीटा 1, फिर थीटा 2। तो इस क्वाड्रेंट में जैसे जैसे ये बढ़ते जाता है 90 से 180 की तरफ tan थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है बच्चों, नेगेटिव में बढ़ती जाती है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में ही है और वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। तो एक्सेलरेशन हो गया नेगेटिव, वेलोसिटी हो गया नेगेटिव। समझ में आया बच्चों? तो ये हुआ ग्राफ। अब देखते हैं बच्चों v वर्सेस t ग्राफ। अगर सपोज v वर्सेस t ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज v एंड दिस इज t, सपोज दिस इज लाइक दिस, ऐसे कोई दिया हुआ है ग्राफ। तो मैंने बताया था आपको कि v dt इज इक्वल टू एस होता है, ये मैंने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन। तो इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है बच्चों कि इस कर्व के अंडर एरिया विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मैंने बताया बेसिक मैथमेटिक्स में। तो इसके अंडर जो एरिया है, इस एरिया को निकाल लोगे तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट निकाल के दे देगा। समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं। अब बच्चों हमारे 3 फॉर्मूला जो हमने देखे हैं बुक्स में, वो होते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला, ये कहां से आए इसको समझते हैं। तो अभी हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूला हमने देखे थे बच्चों? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा था dv अपॉन dt, ठीक है, 100% ट्रू है ये, कहीं भी लगाओ। वेलोसिटी का ds अपॉन dt, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला एक कंसेप्ट है जो आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब एक्सेलरेशन को मैं एक और फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। एक्सेलरेशन को मैंने लिखा dv अपॉन dt, ठीक है, दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या ये v dt पे नजर आओ, v dt इजकल टू क्या होगा, ds, dt को इधर ले गए तो ds हो गया। तो क्या मैं लिख सकता हूं v dv अपॉन ds इजिकल टू a। ये एक आपको फॉर्मूला आ गया विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 फॉर्मूला आपके दिमाग में होने चाहिए न्यूमेरिकल बनाते समय बच्चों, ये 3 फॉर्मूला आपके दिमाग में होने चाहिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इससे भी आते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि ये कैसे आया, ये तीनों। तो बच्चों समझते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, dv अपॉन dt, ठीक है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं a dt इज इक्वल टू dv, इंटीग्रेट कर दो। अब क्या मैं कर रहा हूं ये समझना। सपोज यहां पे कोई एक पार्टिकल है पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे वो गई, यहां से ऐसे गया, ठीक है। यहां पे टाइम है t इजकल टू 0, यहां पे टाइम है t इजकल टू t, ठीक है। यहां पे इसकी वेलोसिटी u जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और यहां पे वेलोसिटी है v विच इज फाइनल वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। यहां पे डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं s इजकल टू 0 और यहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है s, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनो, पार्टिकल a से b तक गया, उसमें t इजकल टू 0 यहां पे, यहां से शुरू किया जर्नी वो, और जब b पे पहुंचा तो t इजकल टू t टाइम है। इनिशियल वेलोसिटी, यहां पे वेलोसिटी होगी तभी तो वो आगे मूव करेगा विच इज u, और यहां पे इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इज v, ठीक है, वेलोसिटी v है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम a टू b हुआ है, फ्रॉम a टू b हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट यहां 0 है और यहां पे s हुआ है, मतलब a से b की तरफ डिस्प्लेसमेंट अगर लेंगे तो दिस इज s, ठीक है। ये 0 है, ये s है, तो s माइनस 0 इजकल टू s, ठीक है बच्चों। तो इस पार्टिकल के लिए हम यहां पे फॉर्मूला लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं देखो, अगर ये टाइम t इजकल टू 0 से कितना हुआ t, उस समय वेलोसिटी कितना हुआ u से v हो गया, u से v हो गया। तो ये बच्चों कितना हो गया, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए लिख रहे हैं, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। कांस्टेंट यहां लिख लो, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तभी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बच्चों, तो कांस्टेंट को बाहर किया हमने, 0 टू t dt, और ये हो गया बच्चों dv हो जाएगा, तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा v, ये हो गया आपको
v और ये u। तो यहां इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, at हो गया एंड दिस इज v माइनस u। ठीक है, तो ये क्या हो गया, v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूला में v क्या है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन चेंज कर रहा होगा तो ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते हो। ये फॉर्मूला कब लगा सकते हो, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। t इक्वल टू टाइम, कौन सा टाइम, जो a से b के बीच में ट्रैवलिंग के टाइम, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उस समय जो टाइम हुआ। ठीक है, इसके बीच का जो टाइम है। ठीक है, तो अगर आपको बच्चों इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट है वो पता है, और कितना टाइम लगा इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक आने में, अगर वो पता है तो आपको क्या ये वेलोसिटी निकल सकती है, निकल सकती है। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट में आते हैं बच्चों, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट है वो पता है, तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। कितना मजेदार फॉर्मूला है देखो, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन पता है और टाइम पता है तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, फाइनल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है और टाइम पता है, जहां पे सब जगह ए कांस्टेंट है, या ये ध्यान रखना बच्चों, तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो। यहां पे देखो टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये आया बच्चों ऐसे, v इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। सेकंड, ये फॉर्मूला देखते हैं कैसे आया। तो v को बच्चों, इसी को एक्सटेंड कर रहा हूं मैं आगे, v इक्वल टू u प्लस at। v को क्या मैं ds बाई dt लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं, इज इक्वल टू u प्लस at। बस काम खत्म। देखो ds u प्लस at dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए, तो ये हो गया s। s क्यों हुआ, क्योंकि 0 से s है, तो 0 से s लगा दो, और यहां पे टाइम कितना है, 0 से t, तो 0 से t लगा दो, तो ये s हो जाएगा बच्चों। इंटीग्रेशन आपको पता होगा होप, नहीं तो पिछला क्लास देखो बेसिक मैथमेटिक्स का, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होगा इसका इंटीग्रेशन u प्लस at का। ये हो गया बच्चों t से 0, तो इसका वैल्यू यही हो गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये देखो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां पे आपको क्या पता है बच्चों, t पता है और इनिशियल वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन पता है। ये तीन चीज पता है तो आप चौथे पैरामीटर s को निकाल सकते हो। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as कैसे है देख लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये दो फॉर्मूला तो आ गया, इसी से निकलेगा ये तीसरा फॉर्मूला, देखते हैं। अब देखो v इज इक्वल टू u प्लस at है, दोनों तरफ कर दो स्क्वायर, क्योंकि यहां v स्क्वायर का टर्म है तो स्क्वायर करके देख रहे हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u at। ठीक है बच्चों, अब क्या करो, u स्क्वायर प्लस, अब देखो a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u at है, इसको मुझे बनाना है ये। ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं, 2a मैंने इसमें कॉमन लिया, 2a कॉमन ले लो। अब यहां 2a कॉमन लेते हैं, पहले इसको देखते हैं, बाद में इसको ले जाएंगे। 2a इसको कॉमन लिया तो ये हो गया ut प्लस, अब इसमें अगर 2a कॉमन लोगे तो क्या मैं हाफ at स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 2a इंटू हाफ at स्क्वायर, 2 कटा a स्क्वायर t स्क्वायर, देखो a स्क्वायर t स्क्वायर हुआ। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों, ut प्लस हाफ at स्क्वायर हमारे पास आ गया, ये होता है s, तो u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है बच्चों, तो ये तीन फॉर्मूला है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं वो ध्यान देना, इस तीनों फॉर्मूला को जब भी आप यूज करोगे तो हमेशा विथ साइन यूज करोगे। विथ साइन का क्या मतलब है ये भी समझाता हूं। अगर पार्टिकल, सपोज ये पार्टिकल है, ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, अगर इस पे एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में a है, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो। ठीक है, आफ्टर टी टाइम के बाद, आफ्टर टी टाइम के बाद क्या डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकालो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आफ्टर टी टाइम के बाद।
तो बच्चों अगर इस डायरेक्शन में आप पॉजिटिव ले रहे हो तो ये फॉर्मूला में आप डायरेक्शन के साथ पुट करोगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी v से जा रहा है, तो v हो गया इनिशियल वेलोसिटी इंटू t प्लस हाफ। अब एक्सेलरेशन क्या है, इस डायरेक्शन में आप इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां पे बच्चों माइनस ए लिखोगे टी स्क्वायर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी को हम हमेशा विथ डायरेक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव आता है, इफ दिस डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है इस डायरेक्शन में है। समझ गए? तो मेरे कहने का मतलब है बच्चों कि ये जितने भी फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताए, ये तीनों फॉर्मूला, इसमें हमेशा V U A एंड S ये चार आपके वेरिएबल्स हैं। T टाइम को हटा दो बिकॉज वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। V U A और S ये चारों वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये चारों को विथ साइन लिखना। अगर किसी भी डायरेक्शन में आप पॉजिटिव ले रहे हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेना। ठीक है, और विथ साइन यहां पे रखना। नहीं रखोगे गलती हो जाएगी। हमेशा बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया, मिटाता हूं। अब पढ़ते हैं बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी। अब बच्चों अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा रही है, एक कांस्टेंट फोर्स लगा रही है। दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स है तो फोर्स जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, तो कांस्टेंट फोर्स के चलते एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जैसे एक बॉल को किसी बिल्डिंग से आप छोड़ते हो, ऐसे कोई फोर्स नहीं लगाते हो, ऐसे छोड़ देते हो, तो वो अपने आप नीचे कैसे मूव करने लगता है? एप्पल नीचे क्यों गिरा? ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते। तो वहां पे कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जिसके चलते उसमें वेलोसिटी में चेंजेस आने लगे और वो नीचे जाने लगा, क्योंकि वेलोसिटी ही रिस्पॉन्सिबल है डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो वो जो एक्सेलरेशन था उसको जी बोला गया बच्चों, जी। ये एक एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर बच्चों किसी भी क्वेश्चन में आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख के आया है, सपोज किसी क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख के आया है, तो आप ये वैल्यू लेना। अगर लिख कर नहीं आया तो आप ये वैल्यू लेना। ठीक है बच्चों, तो ये जी जो होता है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट फोर्स लगाता है अर्थ, तो ये एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमने जो फॉर्मूला सीखा था v इज इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये सारे वैलिड होंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं u प्लस जी टी? एक्सेलरेशन को मैंने g से चेंज कर दिया। ठीक है बच्चों, इसको मैंने चेंज कर दिया फिर g से 2gs, यहां चेंज कर दिया ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब बच्चों ये सारे फॉर्मूला वैलिड है क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब इसका फील लेते हैं ये चीज होता क्या है। जैसे सपोज ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, यहां पे आपने एक बॉल ऐसे ऊपर की तरफ फेंका u वेलोसिटी से। ठीक है, ये u वेलोसिटी से ऊपर जाने लगा, तो इस पे हमेशा एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, दैट इज g। चाहे वो यहां पे पहुंचा चाहे यहां पे पहुंचा, हमेशा इस पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g लग रहा है। ठीक है, और मैंने बताया था कि ये सारे फॉर्मूला विथ साइन हमेशा सॉल्व करते हैं, विथ साइन सॉल्व करते हैं। तो अगर आप ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो, अगर इसको आपने रेफरेंस पॉइंट लिया तो बच्चों u जो होगा, सपोज ये u इस तरफ है, सपोज यहां पे v है, इस पॉइंट पे v है, तो v ऊपर की तरफ है। ठीक है, और g जो है वो नीचे की तरफ है, g। तो बच्चों अगर इसको रेफरेंस पॉइंट आपने लिया और इसके ऊपर आपने बोल दिया दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव,
तो आप सारे फॉर्मूला में u को पॉजिटिव रखोगे, पॉजिटिव पुट करोगे, v को पॉजिटिव पुट करोगे। कौन सा v है? जब ये ऊपर जा रहा है, एक ऐसा भी टाइम आएगा कि ये ऊपर जाकर रेस्ट पे आ जाएगा। रेस्ट का मतलब वहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर नीचे आने लगेगा। जब नीचे आने लगेगा वेलोसिटी, तो उस समय वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि नीचे मैंने नेगेटिव लिया और g जो है हमेशा नेगेटिव। ठीक है, आप इसको ऊपर नेगेटिव ले सकते हो, नीचे पॉजिटिव ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो बच्चों। रेफरेंस पॉइंट आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैं अगर आपको क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये सपोज एक कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये 100 मीटर हाइट का है। यहां पे एक बॉल मैंने ऊपर फेंका 30 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है बच्चों, तो ये बॉल जो है, ये बॉल ऊपर गया और फिर नीचे आया। नीचे आया, आप इसको कब कैच करोगे, कितने टाइम के बाद कैच करोगे? पहला क्वेश्चन, कितने टाइम के बाद कैच करोगे, टी निकालना है। सेकंड क्वेश्चन कि आप ये ऊपर से नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा, क्योंकि इनिशियल यहीं से फेंका था और यहीं पे कैच कर लिया आपने, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। बट आपको डिस्टेंस निकालना है, इस बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो ये दो चीज आपको निकालना, आप निकाल के देखना। तो यहां पे क्या है, आप इसको ले रहे हो रेफरेंस पॉइंट, चाहे इसको ले लो रेफरेंस पॉइंट, इसके ऊपर सारे पॉजिटिव होंगे, इसके ऊपर सारे पॉजिटिव होंगे। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, देखना, ध्यान देना। यहां पे मैंने 30 मीटर पर सेकेंड ऐसे नहीं किया, मैंने इस बोला कि यहां से मैंने डायरेक्ट नीचे डाउनवर्ड ऐसे गिराया बॉल को 30 मीटर पर सेकेंड से। अब ये 100 मीटर को कवर करने पे यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v क्या होगी? सेकंड क्वेश्चन है ये, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों। अब क्या होगी, अब बताओ रेफरेंस पॉइंट क्या लोगे? रेफरेंस पॉइंट ये भी ले सकते हो या ये भी ले सकते हो। ठीक है, जब ये रेफरेंस पॉइंट आप लोगे बच्चों, तो ये यहां से यहां तक आने में डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा? इनिशियल क्या है, ये यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर इसको रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो और ऊपर ले रहे हो पॉजिटिव, इसको ले रहे हो नेगेटिव, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट यहां पे नेगेटिव होगा, ये 100 मीटर जो होगा नेगेटिव होगा। मतलब रेफरेंस पॉइंट कहने का मतलब ये है बच्चों कि कोई भी क्वेश्चन है तो रेफरेंस पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो, बट जो भी आप रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो और जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव आप डिसाइड कर रहे हो, आप हमेशा इसमें विथ साइन डालना, ये फॉर्मूला हमेशा विथ साइन यूज करोगे। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे रेफरेंस पॉइंट चेंज करने के लिए हो सकता है बच्चों कि आपको बिल्डिंग के ऊपर बॉल फेंकने के लिए दे दे। ठीक है, अब ये प्रोजेक्टाइल में देखोगे कि यहां से ऐसे बॉल फेंक के ऐसे नीचे गया। ठीक है, तो वहां पे ये सब जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ये फॉर्मूला वहां भी यूज होगा, तो ये जब यूज करेंगे तो आप ध्यान देना वहां पे विथ साइन यूज करना। ठीक है, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और इस फॉर्मूला में विथ साइन लिखना, रेफरेंस पॉइंट कुछ भी ले लेना। ठीक है, और विथ साइन यूज करना। बहुत जगह कन्वेंशन बताया जाता है कि ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट ले लो और यहां से बॉल मैंने फेंका, ग्राउंड से फेंका, तो ग्राउंड से ऊपर जो है पॉजिटिव और ग्राउंड से नीचे नेगेटिव है। बट फिजिक्स में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप कहीं भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो। बहुत जगह बताया जाता है ऐसा कि कन्वेंशन है कि इसी को आप ग्राउंड को ही रेफरेंस पॉइंट लेके ऊपर की तरफ फेंक दो, तो जरूरी नहीं है, आप कुछ भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, आपके आंसर जो होंगे वो हमेशा चेक करना कि पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, और आपने जो पॉजिटिव लिया था और नेगेटिव लिया था उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। अब देखते हैं बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होते हैं? तो बच्चों रेस्ट और मोशन जो होता है वो हमेशा एक रिलेटिव टर्म है। इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि कोई चीज रेस्ट में है या मोशन में है, वो हमेशा एक रिलेटिव टर्म है। किसके रिस्पेक्ट में आप बता रहे हो, कहने का मतलब समझाता हूं। सपोज दिस इज ट्रॉली, ये कोई ट्रॉली है, ठीक है, इस पे कोई आदमी ऐसे है, दिस इज बी, ए कौन है यहां पे ग्राउंड पे। ठीक है बच्चों, अब मैं बोल रहा हूं कि इसका वेलोसिटी जो है, सपोज ट्रॉली का जो वेलोसिटी है ट्रॉली का, वो है 5 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इसको, इसके ऊपर जो ये रेस्ट में यहां पे जो बैठा हुआ है, ये आराम से बैठ गया यहां पे, तो इसको ये क्या दिखेगा, ए को बी क्या दिखेगा कि बी भी मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से।
दिखेगा। अगर मैं इसको उठाकर यहां पे लाऊं, इसको उठाकर फिर से मैंने इसको ट्रॉली पे बैठा दिया, सपोज दिस इज ए, अब ये अगर ऐसे बैठ गया तो इसको बी कैसा दिखेगा? रेस्ट में दिखेगा। ये जब नीचे था तो बी मूव करता हुआ दिख रहा है, और ये जब यहां पर आ गया तो बी इसको रेस्ट में दिख रहा है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि हमेशा ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है बताता हूं। जहां ऑब्जर्वर हो वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जहां ऑब्जर्वर हो वहां फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ऑब्जर्वर पोजीशन, पोजीशन या लोकेशन बोल दो, वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जैसे जब ऑब्जर्वर यहां पे ट्रॉली के ऊपर आ गया तो उसको बी, ए क्या है? ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है, तो उसको बी क्या दिख रहा है? रेस्ट में दिख रहा है। अगर ए को यहां से उतार कर यहां ले आओ, ए को मैंने उतार के ग्राउंड पे ले आया, तो उसको बी क्या दिखेगा बच्चों? 5 मीटर पर सेकंड से आगे जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, यहां पे जब ले आया तो उसको रेस्ट में दिखा, यहां पे जब ले आया तो उसको 5 मीटर पर सेकंड से आया। तो बच्चों यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि वेलोसिटी क्या है। ये हमेशा एक रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। इसको सॉल्व कैसे करते हैं तब इसको समझते हैं। बच्चों वेक्टर में मैंने बताया था कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसको कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका क्या मतलब है बता रहा हूं। यहां पे ए जो है वो ऑब्जर्वर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो ए के पास है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बी का क्या है? ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बी क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? वेक्टर में मैंने बताया आपको, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब पूछोगे कि वेलोसिटी ऑफ बी ये क्या है? आप तो वेलोसिटी बता रहे हो हमेशा रिस्पेक्ट में होता है, तो ये हो गया बच्चों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैंने यहां पे क्वेश्चन क्या दिया है? 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रहा है वो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिख के ऐसा आता है बच्चों कि एक ट्रॉली है जिसका 5 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है, तो इसका मतलब है कि वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया। ठीक है, समझ में आया? अब बच्चों इससे देखते हैं कि क्या आता है वैल्यू। आप समझ गए कि ए इसमें क्या है? ऑब्जर्वर है। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसको पढ़ने का तरीका क्या है? लिख लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, अब बच्चों वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये ट्रॉली पे आराम से बैठा हुआ है और ट्रॉली चल रही है, तो इसकी भी वेलोसिटी कितनी हुई? 5 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया बच्चों 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हुआ? ये देखो, ये तो रेस्ट में चल ही नहीं रहा है, तो ये हो गया 0। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? इसको हटाया मैंने यहां से और यहां पे ले गया। अब मैंने बोला कि उसको वो रेस्ट में दिख रहा है, कैसे दिखते हैं? यहां फॉर्मूला से, तो इस फॉर्मूला को यहां मिटा देते हैं। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ए यहां पे जाके बैठ गया, तो उसको क्या दिखेगा बच्चों? बी रेस्ट में दिख रहा है, कैसे देखते हैं? तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? जब इसको मैंने यहां से यहां लाया तो वो भी 5 मीटर पर सेकंड हो गया, तो देखो 0। तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हो गया 0। देखा? तो ये फॉर्मूला जो है बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो और दिमाग में बैठा लो। ये आगे जब क्वेश्चंस होंगे तो उसमें बहुत यूज होने वाले हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं तो उससे ज्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा आपका। ये हमेशा ध्यान देना बच्चों कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होते हैं वो ऑब्जर्वर का पोजीशन होता है। ठीक है, वो क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं मैं। ये हुआ ट्रॉली, ठीक है, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, इसके ऊपर जो बी है वो 2 मीटर पर सेकंड से विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दौड़ रहा है, ट्रॉली दौड़ रहा है।
ठीक है, ट्रॉली के ऊपर दौड़ रहा है इस पर, पहले वो बैठा हुआ था, इस पर दौड़ रहा है। ये बी है और ए यहां पे ग्राउंड पे है, दिस इज ए। अब बच्चों बताना है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसका क्या मतलब है कि ए को बी का वेलोसिटी कैसा दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को कैसा दिखेगा। ऑब्जर्वर कौन है, ए, फ्रेम क्या है, यहां पे है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां है, यहां पे है। तो इसको कैसा दिखेगा बी जो है 2 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली चल रहा है, ट्रॉली के ऊपर, और ट्रॉली भी चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो इसको कैसा दिखेगा। तो देखते हैं बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब यहां पे क्या है, ग्राउंड है, होता है, बताया मैंने। अब बच्चों वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। यहां पे तो दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली को क्या मैं लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ठीक है। ये क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा बच्चों, नहीं पता, ठीक है, लिख दिया। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली 2 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बी, इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब ग्राउंड पे ही है ना, ये जो है ग्राउंड पे ही है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये आ गया, इसका मतलब यही आएगा, देखो। तो ये हो गया 12 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये 0 है, तो ये हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है बच्चों कि बी ए को 12 मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ दिखेगा, बी ए को 12 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। इसमें और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि इसको भी हम एक ट्रॉली पे बैठा दें, इसको भी एक ट्रॉली पे बैठा दें, ठीक है, और ये ट्रॉली भी जाने लगे 5 मीटर पर सेकेंड से, मतलब ये इसके ऊपर बैठ गया है। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, तब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है बच्चों कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकल चुका है, और यहां पे क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए जो है, ये ट्रॉली भी है, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहां पे 5 लगा दोगे आंसर में, तो ये हो गया 7 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया। ये सब चीज तो ऐसे ही सेम रहेगा बच्चों। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दिया हुआ है, तो ये निकाल के वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 12 मीटर पर सेकंड आया, ठीक है। अब इसको मैंने ए को क्या किया, ट्रॉली पे बैठा दिया, ट्रॉली 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, पर सेकंड से जा रहा था आगे ट्रॉली, तो ए भी 5 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगा। तो ए को ये कैसा दिखेगा, तो ये ए को क्या दिखेगा बच्चों, यहां पे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हमने 0 लिया था वो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा 7 मीटर से, मतलब वो 12 से जा रहा था, हम खड़े थे, हम भी 5 से जाने लगे, वो 12 से जा रहा था जब हम खड़े थे, तो अब हम भी 5 से दौड़ने लगे, तब तो 7 मीटर ही पर सेकंड दिखेगा ना, वो जो चेंज होगा 7 मीटर पर सेकंड का ही होगा पर सेकंड, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को, रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है वो ये है, ये आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए होगा। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी लिख सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये सब ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों, समझ में आया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लो, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोई एक पार्टिकल है बच्चों, ये पार्टिकल है, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन में चल रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचा, ठीक है।
ये थीटा एंगल यहां पे चला, ठीक है। ए क्या है? इनिशियल पॉइंट, और ये फाइनल पॉइंट। अब आपको बोल रहा है बच्चों कि ए से बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकालो। क्या मैं बोल रहा हूं? ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? ये होगा। डायरेक्शन क्या होगा? इनिशियल से फाइनल की तरफ होगा, यही होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस ये होगा, दिस वन इज डिस्टेंस, ठीक है। वो तो आप आर्क से निकाल सकते हो, थीटा की वैल्यू जो रहेगी उससे आप निकाल सकते हो, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है सिंपल सा। अब ये कैसे निकालोगे बच्चों? ए से बी हमेशा क्वेश्चंस में आते हैं। ये सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल ऐसे घूम रहा था, तो घूमते घूमते पोजीशन ए से पोजीशन बी पे पहुंचा और थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम ए से बी, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करना है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकालना है एस। तो इसको कैसे निकालें? तो ये क्या है बच्चों? ये रेडियस है, ठीक है, इसको r1 लिए, ये भी रेडियस है, इसको r2 लिए। वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं, देखो ध्यान से, ये r1 ये r2, ठीक है। आप बोलोगे सर r1 इक्वल टू r2 है, नहीं है, क्योंकि वेक्टर का क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड यहां पे तो सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए हम r1 इक्वल टू r2 नहीं बोल सकते, ठीक है बच्चों। अब इस ट्रायंगल पे जाओ, ये ट्रायंगल ऐसा है, दिस इज r1, दिस इज r2 एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s। क्या मैं बच्चों r1 प्लस s इक्वल टू r2 प्लस s इक्वल टू r1 लिख सकता हूं? r2 प्लस s भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इज इक्वल टू r1 लिख सकता हूं। ट्रायंगल लॉ से देखो, ये एक फ्लो में है, r2 s दोनों जोड़ के हो गए r1, तो क्या मैं s इज इक्वल टू लिख सकता हूं r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, लिख सकता हूं। दोनों का मॉड लगा दो तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। डायरेक्शन तो हमें पता है, ये डायरेक्शन है, तो इसका मॉड का क्या होगा बच्चों? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस, ये माइनस है इसलिए 2r1 r2 cos थीटा, ठीक है, ये थीटा होगा। तो r1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? r ले लो, रेडियस r ले लो, ठीक है दोनों, तो ये r हो गया r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर cos थीटा, ठीक है, अंडर रूट हो गया। तो ये हो गया बच्चों 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर cos थीटा का अंडर रूट, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो अंडर रूट 2r कॉमन ले लोगे, तो यहां पे अंडर रूट में क्या बचेगा बच्चों? 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, थीटा बाई 2 सॉरी होता है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं रूट 2r इंटू, ये 2 जो है बच्चों ये अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा 2r साइन थीटा बाई 2, ठीक है। ये बच्चों हुआ डिस्प्लेसमेंट का मॉड। ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद होना चाहिए। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी हुई है तो साइन 60 बाई 2 मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो r हो गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चंस में आते हैं। तो यहां जाके बच्चों 1D मोशन पूरा कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास में 1 शॉर्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। पढ़ाई करते रहो दिल लगा के। जय हिंद।